हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो उन बच्चों के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं जिन बच्चों को ये रहता है, ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि सर हमारा जो 11th है वो थोड़ा वीक रह गया, या हम जब 11th में जब कोर्स कर रहे थे उस समय ऐसा भी हुआ कि शुरुआत में जो है वो तो हम टीचर की जो स्पीड थी उसको मैच कर पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक बढ़े, फिजिक्स में भी बढ़े, केमिस्ट्री में बढ़े, बायो में बड़े बड़े, या मान लो मैथ्स में बढ़े, तो उस समय हमारा कुछ ना कुछ टॉपिक जो है वो कहीं ना कहीं वीक रह गया, या कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो अभी हम यही आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें ऐसा बोलते हैं 11 फिक्स एंड 12th इजी। ये हम नाम ये लाए, इसीलिए लाए कि ताकि बच्चे को ये कॉन्फिडेंस रहे कि मेरा 12th जो है वो इजी तभी हो सकता है जब मेरा 11 फिक्स तैयार रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सिर्फ एक पेन कॉपी लेके बैठना होगा और लेक्चर को एकदम एकदम पूरे लय से और पूरे मन से आपको देखना होगा, और उसको तो आप उस पर रिप्लाई कर सकते हो, तो आप उस पर अपना एंथुजियाज्म लगा सकते हो। बस वही बात है। अगर आपका आपका ध्यान पूरा अगर क्लास के जो भी 20-25 मिनट एक टॉपिक के रहेंगे, अगर उसमें रहेगा, मेरी गारंटी है आपका 11 जो हमने बोला है 11 फिक्स तैयार रहेगा। और अगर 11 जिसका फिक्स है उसको 12 पढ़ने में, 12 का कोई भी टॉपिक पढ़ने में दिक्कतें नहीं आती। अदरवाइज हर टॉपिक, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको मोल आना चाहिए, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पीरियोडिक टेबल में ये सारे टॉपिक आने चाहिए, और आप मान लो ऑर्गेनिक में जाते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको शुरुआत में आईयूपीएसी नेमिंग, आइसोमेरिज्म और जीओसी ये आपको परेशान करता है। तो बस वही बात है। इसलिए हमें, अगर हमें अपना 12th बहुत अच्छा रखना है तो उसके लिए हमें अपना 11th जो है वो फिक्स तैयार रखना पड़ेगा। इसलिए 11 फिक्स, 12 इजी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर मैं सीधा बात बोलूं, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं? कितने पीरियोडिक टेबल में? 118, 118। और एवरी एवरी एलिमेंट एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एटम। और एटम एटम के सेंटर में एटम के सेंटर में क्या होता है बताओ? एटम के सेंटर में एक एटम है, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और उसके सराउंडिंग में आपको क्या मिलेंगे? एटम के सराउंडिंग में आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन। एटम के सराउंडिंग में आपको क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। बात यह है, आउटर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करती है आगे आने वाली सारी प्रॉपर्टीज। आउटर इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएंगे तो किसी एटम पे चार्ज आएगा। और आउटर इलेक्ट्रॉन की बात क्यों करते हैं? क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस होने की वजह से उसको निकालना इजी है। इजी है तो अगर निकलेगा तो एटम पे को चार्ज आएगा तो उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो बात यह है, ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, इस आउटर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस न्यूक्लियस में कौन होता है? पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन। तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का तो है अट्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव पॉजिटिव में क्या? अट्रैक्शन। और इन इलेक्ट्रॉन का इस पे क्या होता है? रिपल्शन। ये कौन सा फोर्स है? रिपल्शन फोर्स। तो आउटर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है प्रोटॉन की वजह से, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज। और इनर चाहे इलेक्ट्रॉन जो है, इनर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट का हो, सेकंड ऑर्बिट का हो, थर्ड ऑर्बिट का हो, इनर इलेक्ट्रॉन का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में होगा रिपल्सन। तो रिपल्सन बोल सकते हो, या बोल सकते हो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनर इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस को करते हैं, शील्ड करते हैं। शील्ड करके ये इसको ये फील करवाते हैं कि तेरे चारों तरफ जो भी है वो हम ही है, उससे आगे कोई नहीं है।
तो मतलब ये जो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस को शील्ड करते हैं। इस वजह से इनके इस इफेक्ट को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आउटर इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन लगता है वो न्यूक्लियस के चार्ज प्रोटॉन की वजह से, और जो रिपल्शन लगता है या जो न्यूक्लियस को स्क्रीनिंग लगता है उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अट्रैक्शन में से रिपल्शन को लेस करने के बाद जो बचता है उसको ये अपन बोलते हैं जेड इफेक्ट। जेड इफेक्टिव क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव होता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उनके अट्रैक्शन में से इनर इलेक्ट्रॉन जो है, इनर इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन बोल दो या इनर इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग इफेक्ट को लेस करने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव अट्रैक्शन। क्लियर? तो सीधा ये डेफिनेशन है। अब इसको अपन डेफिनेशन की फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं? इसको अपन बोलते हैं क्या, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन, ये आउटर इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से क्या फील करेगा? अट्रैक्शन। इनर शेल इलेक्ट्रॉन से क्या फील करेगा? रिपल्शन। और उससे क्या होगा? द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन है, ये जो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन है उसमें उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? कमी आएगी, डिक्रीज होगा ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन। तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो है जो रिपल्शन करता है, उस रिपल्शन को या न्यूक्लियस को घेरने को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट या बोलते हैं उसको शील्डिंग इफेक्ट। और उस वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो जाता है? डिक्रीज। डिक्रीज होने के बाद में जो रिजल्टेंट अट्रैक्शन रहता है उसको अपन बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस less force of attraction exerted by nucleus. Total attraction force experienced by valence electron is called Z effect. ये जो टोटल अट्रैक्शन है, तो ये जो टोटल अट्रैक्शन है आउटर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का, वो डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होने के बाद में जो रहता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, देयर इज अ रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इसका जो फॉर्मूला है जेड इफेक्टिव का, आपको क्या मिलता है? जेड माइनस सिग्मा। जेड यहाँ पे क्या है? जेड है एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिव अट्रैक्शन फोर्स, वो तो क्या है? जेड। और सिग्मा जो है यहाँ पे वो है शील्डिंग कांस्टेंट, मतलब जो इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को जो रिपेल कर रहे हैं उस रिपल्शन को यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, और उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करता है। तो रिजल्टेंट अट्रैक्शन हमें मिलता है कि स्लेटर एक साइंटिस्ट, इसने ये जो रिपल्शन है उसका वैल्यू बताया कि अगर अगर मान लो कोई एटम ऐसा है, कोई एटम ऐसा जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जैसे कौन हो गया? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करता है? अट्रैक्ट। इसको रिपेल करने वाला कोई है ही नहीं, तो रिपल्शन, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में रिपल्शन सिग्मा क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। बट अगर जो हीलियम है, टू इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, हीलियम जो है उसमें टू इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो ये रिपल्शन लग रहा है, ये जो रिपल्शन लग रहा है
इस रिपल्शन की वैल्यू कितनी बता रखी है, सिग्मा की 0.3 हीलियम। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है रिपल्शन। और बाद में हम बोल सकते हैं कि हम क्या, कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको रिपेल करने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पे तो जो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन वो इक्वल होगा किसके, अट्रैक्शन किसके इक्वल होगा, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन के बराबर। ओके, बट अगर एलिमेंट जो है वो अगर हीलियम होता है, वहां पे होगा 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे ये रिपल्सन लगेगा। और यहाँ पे अगर मेरे को बोला जाए इफेक्टिव अट्रैक्शन जेड माइनस सिग्मा, तो हीलियम का प्रोटॉन के नंबर कितने होते हैं 2, और सिग्मा इसने बोल दिया 0.30, 2 में से 0.3 गया 1.7, तो हीलियम में जो रिजल्टेंट अट्रैक्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस कितना आएगा 1.7। जबकि हमें लगता ऐसा है कि उसमें प्रोटॉन 2 है, तो 2 प्रोटॉन का अट्रैक्शन लग रहा होगा, कंप्लीटली 2 प्रोटॉन का नहीं लगता, थोड़ा उसमें कमी आता है। कमी आने की वजह अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वालों को जो रिपेल करते हैं तो बोलते स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें, जो आउटर इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर मैं बात करूं फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, तो ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट 1s2 2s2 1 2 2p5 3 4 5 6 7 8 और 9। तो सबसे जो आउटर ऑर्बिट है, आउटर ऑर्बिट आउटर ऑर्बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे आउटर ऑर्बिट कौन से सेकंड, तो सेकंड के जो एस और पी में एनएस और एनपी, एनएस और एनपी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन लग रहा है, आउटर इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन लग रहा है, आउटर इलेक्ट्रॉन में कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन होगा उस पर दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा, तो वो रिपल्सन कितना है, आउटर इलेक्ट्रॉन का लगता है 0.35। जितना इलेक्ट्रॉन बाहर होगा उतना शील्डिंग कम होगा, जितना पास में होगा न्यूक्लियस के उतना शील्डिंग ज्यादा होगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन अंदर है, यहां से जो उसका रिपल्सन बोल दो या शील्डिंग बोल दो, कि अगर बाहर वाले को हमने एन बोला है तो जस्ट अंदर वाले को क्या बोलेंगे, n-1। n-1 में जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उनका सिग्मा होगा 0.85, और n-1 के भी अगर अंदर कोई ऑर्बिट है, n-2 n-3 जो भी अंदर वाले हैं, उन सभी वो न्यूक्लियस के बहुत पास में आ जाएंगे, तो बहुत पास में आएंगे तो वहां से आउटर इलेक्ट्रॉन पे जितना अट्रैक्शन लग रहा है उतना ही रिपल्शन हो जाएगा, तो वहां पे जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो कितनी लेंगे हम 1। ये आपको ध्यान रखना है, अभी मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। जैसे आपको बोला गया कि मान लो बोरॉन है या लिथियम बोल दिया गया, लिथियम आ गया 3 पे आ गया, तो क्या कॉन्फिगरेशन का 1s2 2s2 2p1, ये न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 2, और लिथियम में क्या होता है, लिथियम में सॉरी 1s2 2s1, इंसान से गलती 1s2 एंड क्या गया 2s1। तो आउटर इलेक्ट्रॉन जो सेकेंड ऑर्बिट में पड़ा है
इसको रिपेल करने वाला कौन है? इनर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करने वाले। सबसे आउटर ऑर्बिट को अपन बोलते हैं एन, उससे जस्ट अंदर वाली ऑर्बिट को क्या बोलेंगे? n-1। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो रिपल्शन मिल रहा है, रिपल्शन मिल रहा है अंदर वाली वाली जो ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं n-1 में, n-1 में जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो रिपल्शन है वो होता है 0.85। तो n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 है, तो ये रिपल्शन हो गया 1.70। और एट्रैक्शन, लिथियम में जो एट्रैक्शन लगेगा वो लगेगा किसका? प्रोटॉन्स का। तो जो प्रोटॉन्स है वो कितने हैं? 3। तो इफेक्टिव इफेक्टिव अट्रैक्शन इस पे आउटर इलेक्ट्रॉन पे फ्रॉम न्यूक्लियस, तो इफेक्टिव अट्रैक्शन प्रोटॉन का 3 और जो रिपल्शन है वो लगा है 1.7। तो यहाँ पे लिथियम में जो रिजल्टेंट हमें जो अट्रैक्शन मिला है वो मिला है 1.30। लेकिन देखने से क्या लगता है कि लिथियम में आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले जो है प्रोटॉन्स वो कितने? 3 है, 3 है। बट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उनको क्या करते हैं? रिपेल। उस वजह से जो रिजल्टेंट अट्रैक्शन मिलता है उसको अपन बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? तो आउटर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उनका अट्रैक्शन लगेगा, बट इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल। और रिपल्सन से अट्रैक्शन में कमी आएगी, कमी आने के बाद जो रिजल्टेंट अट्रैक्शन बचेगा उसको अपन बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो हम ये देखेंगे यहाँ पे कि जो ये जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव हम ये देखते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आपको मिलेगा लिथियम का जैसे अभी क्या मिला? 1.30। आप वैसे निकाला, मैं अभी एक और निकाल बता दूंगा आपको। बेरिलियम का आपको मिलेगा 1.95, बोरॉन का मिलेगा 2.60, कार्बन का मिलेगा 3.25, नाइट्रोजन का मिलेगा आपको 3.90, ऑक्सीजन का मिलेगा आपको 4.55, फ्लोरीन का मिलेगा 5.20। मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर आपको 0.65 आपको इंक्रीज मिलेगा। अब दिमाग में सर ये क्यों मिलेगा? क्योंकि जेड इफेक्टिव जो होता है जेड माइनस सिग्मा। लिथियम से बेरिलियम अगर आप आओगे तो आपका प्रोटॉन कितना इंक्रीज हो रहा है? 1। और रिपल्शन रिपल्शन इंक्रीज हो रहा है कितना? 0.35। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो आ रहा है आउटर ऑर्बिट में, आउटर ऑर्बिट में आ रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है 0.35। और अब आप समझ सकते हो 1 में से 0.35 अगर जाएगा तो कितना बचेगा? 0.65। 0.65 जो है वो इंक्रीज होगा। और लेफ्ट से राइट अगर जेड इफेक्ट एट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो रेडियस क्या होगी? डिक्रीज। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज, आईपी ईएन इंक्रीज। जितने भी एट्रैक्शन पर डिपेंड है वो सारे इंक्रीज। ओके, तो लेफ्ट से राइट क्या होगा? इंक्रीज। टॉप टू बॉटम, अगर आप टॉप टू बॉटम आओगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, टॉप से बॉटम अगर आते हो तो टॉप टू बॉटम आने पर हमें मिला था जेड इफेक्टिव, लिथियम का जेड इफेक्टिव मिला था 1.30। बट उसके बाद में सभी का जेड इफेक्टिव मिलेगा 2.2। मैं आपको एक निकाल के बता देता हूँ, देखो। जैसे मान लो पोटेशियम मानता हूँ मैं, पोटेशियम मान लो, सोडियम मान लो 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इस कॉन्फ़िगरेशन में जो हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट एन, एन वो क्या होगा? आउटर ऑर्बिट। अगर इसका डायग्राम बना है न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट क्या हो गई? आउटर। उससे जस्ट अंदर सेकंड वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा? n-1।
और फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, n-2। सबसे आउटर में जितने इलेक्ट्रॉन हो उसमें से एक को छोड़ दो, क्योंकि एक वो इलेक्ट्रॉन खुद ही है। अभी अगर मान लो मैं आउटर में बोलता हूं ये इलेक्ट्रॉन 3s1, अब यहाँ पे क्या हो गया, 2s2, 2p6, तो इस आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल वो सारे कर रहे हैं, ये खुद रिपेल थोड़ी करेगा। तो हम जो रिपल्सन देखेंगे, रिपल्सन होता है शील्डिंग फैक्ट, तो शील्डिंग फैक्ट इसका खुद का नहीं होगा, तो इसको खुद को छोड़ दो। तो आउटर है, आउटर में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक वो खुद ही होगा। तो यहाँ पे आउटर पे तो एक ही है, उसको हटा दो। इसके अलावा सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो अपन पहले रिपल्शन ही निकालते हैं। आउटर वाले में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका तो आ जाएगा 0। इनर n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 8, 8 × n-1 में वैल्यू कितना होता है, 0.85। n-2 में 2 × 1, ये आपके पास रिपल्सन जो आया 0.85 × 8 कितना होगा, 0.85 1.7, ये आएगा ऑलमोस्ट 6.8, 2 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.8। और आपको पता है सोडियम में प्रोटॉन कितने होते हैं, 11। जेड इफेक्टिव होगा प्रोटॉन माइनस शील्डिंग फैक्ट, 11 में से 8.8 जाएगा, सबका क्या, 11 में से 8.8 जाएगा, बचेगा 2.2। ये देखो तुम्हारे सामने 2.2, इन सभी का 2.2 आएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि टॉप टू बॉटम ऑलमोस्ट एलिमेंट में जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है। शुरुआत में लिथियम टू सोडियम इंक्रीज होगा, बट उसके बाद में कांस्टेंट रहेगा। आप जेड इफेक्टिव में सिंपल डेफिनेशन ध्यान रखो, सिंपल डेफिनेशन कि जेड इफेक्टिव क्या है, जेड इफेक्टिव जो है आउटर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन का, इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो रिपेल कर रहे हैं तो रिपल्शन, रिपल्शन हो गया। और आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस के प्रोटॉन का हो गया अट्रैक्शन, अट्रैक्शन में से रिपल्शन, अट्रैक्शन में से रिपल्शन को लेस करने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आउटर इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे पे जो रिपल्शन होता है, आउटर इलेक्ट्रॉन का, जैसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होता, उसका इस पे रिपल्शन की वैल्यू होती है 0.35। जस्ट अंदर वाला n-1 में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका आउटर इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन है, शील्डिंग फैक्ट है, वैल्यू होती है 0.85। और उसके बाद में n-2 n-3 बहुत अंदर होंगे, तो वो सारे न्यूक्लियस को अच्छे से सील्ड करते हैं। तो शील्डिंग फैक्ट जो है n-2 n-3 का आउटर इलेक्ट्रॉन होता है 1। ओके, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हाइड्रोजन में शील्डिंग फैक्ट नहीं होता, 0 होता है। हीलियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, उसमें शील्डिंग फैक्ट जो होता है वो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो होता है 0.32। ओके, इसके अलावा ध्यान में आपको जेड इफेक्टिव कई बार आपको बोल दिया जाए आयंस का, तो आयंस में ध्यान रखना, जैसे अगर मैं बोल दूं, अगर इसमें क्या n-3 O-2 F- Na+, Mg+2 और Al+3, इन सभी में अगर आप देखोगे तो इन सभी में इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, 3 इलेक्ट्रॉन्स ने लिए हैं, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में भी होते हैं 8, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसीलिए नेगेटिव आया है, 10 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन आता है 9 पे, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम आता है 11, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, स्लिप प्लस चार्ज आया है। Mg आता 12, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन। ये आता 13, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 10। तो सब में इलेक्ट्रॉन कितने, 10। इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, रिपल्शन। रिपल्शन तो सब में इक्वल होना चाहिए, बट इन सब में प्रोटॉन आप देखो
7, 8, 9, 11, 12 एंड 13। तो अगर मैं इधर से इधर जाता हूँ तो जेड इंक्रीज होगा, प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो एट्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। तो आप बोल सकते हो जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पॉजिटिव के और इनवर्सली होगा नेगेटिव के। अगर वो जो भी एलिमेंट आपको देखे हैं वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आप डायरेक्टली बोल सकते हो जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, इनवर्सली और नेगेटिव। वैसे भी आप बोल सकते हो कि जेड इफेक्टिव पॉजिटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और नेगेटिव के इनवर्सली। बट इस वाले में तो डायरेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव बढ़ेगा तो पॉजिटिव बढ़ने के साथ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा और कंटिन्यूसली रेडियस डिक्रीज होगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली और नेगेटिव चार्ज। और आज के लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे हम निकालते हैं वो एक और एलिमेंट चलो अपन देख लेते हैं। एक डी ब्लॉक का भी अपन देख लेते हैं लास्ट। कई बार बच्चों को दिक्कत आता है, जैसे मान लो स्कैंडियम है 21, मैंने आराम से क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और होता तो वैसे ये है 4s2, 3d1 एनर्जी के अकॉर्डिंग। बट अगर अपन जैसा हमें समझना है उस अकॉर्डिंग हम ध्यान रखें। सबसे पहले लिखो कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद में एक रफ डायग्राम बनाओ। न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट। ओके, सबसे आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर थर्ड ऑर्बिट में एस में 2, पी में 6, डी में 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर सबसे आउटर को हम क्या बोलते हैं? एन। उसके जस्ट अंदर वाले को बोलेंगे n-1। उसके जस्ट अंदर वाले को बोलेंगे n-2 और उसके जस्ट अंदर वाले को बोलेंगे n-3। n-2 और n-3 जो है इनका तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन लग रहा है, शील्डिंग फैट जो लग रहा है, वो शील्डिंग फैट जो है वो होगा 1, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का। n-1 वाले का होता है 0.85 और ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है n वाला आउटर इलेक्ट्रॉन, उसका जो है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का होता है कितना? 0.35। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने? 2 है। बट मैंने क्या कहा? आउटर में से एक को छोड़ देना है, एक तो वो खुद ही होगा जो इलेक्ट्रॉन सबके रिपल्शन को फील कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं शील्डिंग फैक्ट निकालता हूँ तो शील्डिंग फैक्ट देखो, सबसे आउटर 1 मल्टीप्लाई 0.35 प्लस n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 6 7 और 2 9, 9 मल्टीप्लाई 0.85 और उसके बाद में ये जो अंदर वाले n-2 n-3 इन सब के लिए वैल्यू कितना है? 1। कितने हो गए ये? 6 +2 10 मल्टीप्लाई 1। ये आपका जो आएगा ये ऑलमोस्ट आपके आएगा 18 आएगा। और स्कैंडियम के लिए प्रोटॉन के नंबर होते हैं 21। जो रिजल्टेंट अट्रैक्शन आएगा वो आएगा प्रोटॉन माइनस रिपल्शन, क्या आएगा? 3। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का आता है 3 आता है, जबकि स्कैंडियम में प्रोटॉन देखो कितना है? 21 है। 21 का रिजल्टेंट अट्रैक्शन नहीं मिलता, 3 प्रोटॉन जितना ही मिलता है, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, जिसको अपन बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ओके, तो ये आज के लेक्चर में था क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और मैंने इसमें आपको 3 क्वेश्चन करके बताए। लिथियम वाला भी करके बताए, लेफ्ट से राइट इंक्रीज होगा 0.65, टॉप टू बॉटम जो है कांस्टेंट रहेगा, वो आपको मैंने बताया सोडियम वाला। और ये स्कैंडियम मैंने बताया
स्कैंडियम से लेकर जिंक तक आपको निकालना है। जो भी डाउट रहा है वो कमेंट में पूछ सकते हो, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर अपन लाएंगे एटॉमिक रेडियस। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ, मिलते रहेंगे हम यहीं। थैंक यू सो मच।